अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ हमारे पास इक्वेशंस है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किन किन तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आज वो तरीके हम इस लेक्चर के अंदर समझ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने लिखा है ax² + bx + c, ये बात ध्यान में रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा, यानी कि स्क्वायर से ग्रेटर पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहां पे आपके पास x² आ जाए प्लस bx + c, ये वाली फॉर्म आपके पास बने, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x² + 4x और +1 = 0। तो ये देखो, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे लिख के इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख लें, ठीक है, कि 3x² और +1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि हमारे पास x² जो है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। अब अगर हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो हम यहाँ पे इसके साथ 0x को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 0 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि इससे हमने ये वाला फॉर्म बनाना था ax² + bx + c। इसके अंदर जो a b c है ना, ये आपके पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके पास 3 न्यूमेरिक नंबर है, 0 आपके पास न्यूमेरिक नंबर है और 1 जो है ये भी आपके पास न्यूमेरिक नंबर है। ठीक है, तो ये तो आपके पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती है। अब हम आते हैं कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसको आप किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा नंबर पे है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड पे आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके अंदर ये जो फैक्टराइजेशन का मेथड है ये हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होता। अप्लाई नहीं होते का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाज़ दफा इस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, अब एक एग्जांपल चेक करते हैं और उसके ऊपर ही ये तीनों जो मेथड है इसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है 4x² - 4x और -3। अगर इसकी शेप हम देखें और इसको हम यहाँ पे ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके लिए ये फैक्टराइजेशन का जो मेथड है इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है, यानी कि ये जो a है, ये a की जगह पे है ना, ax² था, और ये जो 3 है ये c की प्लेस पे है। ऐसे था ax² + bx + c, तो ये जो 3 है ये c की प्लेस पे है और 4 जो है ये a की प्लेस पे है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है कि हम a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया -12। हमने क्या किया, इस 4 को और इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर उसके बाद
अगला जो स्टेप आता है वो इस मिडिल टर्म को देखना होता है। क्लियर है? इस मिडिल टर्म से हमने कोई ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -12 आ जाए, और उन दोनों नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास ये मिडिल की टर्म आ जाए, यानी कि -4 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से -12 बनता हो, तो हम वो सारे नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 12 जो है, 12 जो है, ये किन किन नंबर से बनता है? 12 मल्टीप्लाई 1 से 12 बनता है, ठीक है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 3 से भी 12 बनता है। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 2 से भी जो है वो 12 बनता है। अब ये तो मसला हल हो गया कि हमारे पास जो है दो नंबर हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 12 आ जाए। लेकिन अब ये भी कंफ्यूजन है कि इन दो नंबर्स को हम प्लस करें तो -4 भी आ जाए। तो इन तीनों नंबर्स में अगर हम देखें कहीं पे कोई प्लस माइनस लगाए अगर हम, तो वो ये लास्ट का नंबर बन सकता है कि -6 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -12, जो कि हमें ये चाहिए था। ठीक हो गया। और -6 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2, तो ये हमें आंसर देता है -4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो मिडिल की टर्म है, इस मिडिल की टर्म को हम ब्रेक करेंगे इन दो नंबर्स में, यानी कि 4 की जगह पे हम लगा देंगे -6 और +2, और साथ में जो x है ये भी आएगा, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 4x² -6x + 2x और -3 अपनी जगह पे। अब हम इसके दो दो के पेयर्स बना लेते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया और इन दोनों को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर देखो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 4 और 6 में हमारे पास जो कॉमन बनता है वो बनता है 2, यानी कि इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, और इसी तरह साथ में x² और x भी है, तो हम इन दोनों में से x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने x कॉमन लिया, यहाँ का स्क्वायर खत्म हो गया और यहाँ का स्क्वायर जो है, सॉरी x जो है वो भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन इनके अंदर कोई भी नहीं है, तो हम 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 तो दोनों में कॉमन है। 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वही 2x आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों में से 1 कॉमन ले सकते हैं। मतलब ये है जहाँ पे आपको कॉमन चीज ना मिले आप 1 को रख सकते हो। ठीक है, अगले स्टेप में ये देखो, अब इन दोनों में अगर आप देखो जनरल फॉर्म है कि 2x - 3 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे 2x - 3। आपने लेट सपोज कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, 2x + 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2x + 1 और 2x - 3। ठीक है, क्या बचा, 2x + 1। तो ये बेसिकली आपके पास अब दो फैक्टर्स बन गए। अब आप इसको लिख सकते हो इंडिविजुअली इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ये देखो, ये जो 2x - 3 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है, और 2x + 1 भी 0 के इक्वल है, तो हमने इसको अलग अलग इक्वल टू 0 कर दिया। अब सबसे पहले हम इसकी सोल्यूशन लिख देते हैं और फिर इसकी सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो -3 है, इस -3 को हम यहाँ से उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 2x = 3, यहाँ पे -3 था, दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 + 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी थी तो हम डिवाइड बाई 2 करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपके पास x का एक आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं इस इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ पे +1 है, तो इस +1 को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आओ तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या बनी, x हमारे पास बन गया, ये इनके मैं दोनों वैल्यूज लिख देता हूँ। एक जो है ये आ गया 3/2 और दूसरा आंसर इसका बन गया -1/2। ठीक है, तो ये आपके पास इसके दो सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या है, 3/2 है और -1/2। अब इसी इक्वेशन को हम चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर है, ये बराबर है x इज इक्वल टू -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूं, b का स्क्वायर और -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 है। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है तो वो इक्वेशन से हम a b c की वैल्यू निकाल देते हैं। ये सोल्यूशन आप इसको राइट डाउन करो तो वहां से आपको क्लियर समझ आएगी जब आप उसको बाई हैंड खुद सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अब यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से चेक करते हैं। तो इसमें x की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो 4 है, b की वैल्यू -4 है, साइन को भी आपने देखना है। ठीक है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की जो वैल्यू है वो -3 है। c जो है ये -3 है। ठीक हो गया, अब ये a b c की वैल्यू उठा के हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज दिस माइनस, अब b की जो वैल्यू है ना वो है -4, तो b की जगह पे हमने -4 लगा दिया। ये वाला जो माइनस है ये माइनस फार्मूले का माइनस है और ये -4 जो b की वैल्यू थी। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से b की वैल्यू लगा देते हैं, तो b की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर, a का आंसर है, सॉरी a की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू, सॉरी b की जो a की जो वैल्यू है वो 4 है, यानी कि -4ac है, तो a की वैल्यू 4 है और c की जो वैल्यू है वो है -3। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी और नीचे डिनोमिनेटर में भी a की वैल्यू है, तो a हमारे पास बराबर है 4 के। अब हम इसको देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको कि क्या आंसर बनेगा। अच्छा, ये जो माइनस और माइनस है ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई होके +4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, तो आपको पता है कि जब माइनस हो और उसका हम स्क्वायर लें तो आंसर हमारे पास प्लस की फॉर्म में आता है। तो 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि -4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 द 16 और 16 3 द 48, तो 48 जो आ गया
माइनस और माइनस दोबारा प्लस होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +48। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देते हैं। इसको जब हम दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 + 48 इक्वल टू, ये आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी 4, 8 और 6 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 64। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 64। यहाँ से इन दोनों को हमने प्लस किया, इसका आंसर आ गया 64, और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास इसका लास्ट फॉर्म आ गया, लेकिन मजीद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कि ये जो 64 है, 64 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ पे देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 32 और ये 64, सॉरी ×2, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है क्या, 64 बनता है। ठीक हो गया। अब देखो ये जो 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 2 स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 2 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, या आप ये भी कर सकते हो कि 64 का अगर आप स्क्वायर रूट लो ना, सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर से लो, तो वो आपको 8 आंसर दे देगा। ठीक है, 2 और उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 64 का स्क्वायर रूट लो कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर आ जाएगा 8। अब आपने 8 को इसके साथ एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, और डिवाइड बाई 8 करना है। तो इसको चेक कर लेते हैं, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। ये देखो ये आ गया, पहले हम इसको प्लस कर देते हैं। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12। ठीक है, और फिर ये 12 और 8 को जब सिंप्लीफाई करोगे, इसको करोगे 4 के साथ, तो 4 3 दा 12 और 4 2 दा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 3/2। अगर आप चेक करो ना, तो यहाँ पे भी एक आंसर हमारा 3/2 आया था। अब हम दूसरा आंसर चेक करते हैं, इसको एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और फिर इसका आंसर हमारे पास आएगा 4, और माइनस ऐड करोगे कैलकुलेटर से तो ये आपको -4 आंसर देगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8, तो ये आंसर आ जाएगा -1/2। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि दूसरा आंसर क्या था। यहाँ देखो दूसरा आंसर भी हमारे पास -1/2 है, यानी कि दोनों तरीकों से हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास सेम आंसर आ गए। अब हम जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, तीसरा जो मेथड है। ठीक है, ये वाला मेथड चेक कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होगा कि दो वैल्यूज है, a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - c का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को चेक करते हैं। अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप स्टार्ट से सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करो और उसको ऐसे लिखो, ये जो c है ना, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आओ, ये +3 हो जाएगा। तो +3 हम वैसे नहीं लिखते, यानी कि प्लस का साइन नहीं लिखते, तो ओनली हम 3 लिख देते हैं। अब ये जो दो नंबर है, इन दो नंबर से हमने इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस करके तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बना देना है। ठीक है, आप एज्यूम कर लो कि ये आपके पास जो है ए स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप जो कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले हैं ना, वो लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। एक फार्मूला हमारे पास इस तरह का है, a + b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। और दूसरा फार्मूला हमारे पास माइनस का है,
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपको कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले लिख रहा हूँ। ये आ गया -2ab। ठीक है, ये जो मैंने a2 लिखा है ये इसका मतलब ये है ये स्क्वायर में है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। अब ये जो चीज है ना, ये जो दो टर्म है, इससे हमने ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब एज्यूम कर लो कि ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म हमारे पास ये a स्क्वायर होता है, और ये जो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में आप देखो कि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली वैल्यू होगी 2ab की। अब कौन सी है, प्लस की है कि माइनस की है? तो क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू है। तो हम कोशिश करते हैं इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। जब पहले नंबर से कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने इसके मुताबिक, क्योंकि पहले a स्क्वायर बनाना था तो हमने 4x स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर में लिख दिया, यानी कि 2 टू द 4 हो जाएगा, और x के ऊपर स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे फार्मूले का जो 2 है वो लिख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास -2 के बाद होता है a। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है, a हमारा है 2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि ये देखो ये क्या होता है 2ab होता है, तो यहाँ पे हम 2a और b लिख देते हैं हम। तो a हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है जो 2x है, ये 2x हमने यहाँ पे लिख दिया, और b की जो वैल्यू है, अब b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने खुद से लगानी है। ठीक है, अब खुद से कैसे लगाएंगे, देखो ये वाले जो दो नंबर आ गए ना 2a का, क्योंकि 2a हमारे पास ऑलरेडी है, 2 फार्मूले का हो गया, और a जो है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना दिया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई से अगर आपके पास ये वाला नंबर बनता है 4x, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा साथ में। ठीक है, यानी कि इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर बन जाए। आ गई समझ? अगर लेट सपोज यहाँ पे 8 होता तो हम खुद से क्या करते कि 2 और 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो साथ में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 है, और 4 हमारे पास इन दो नंबरों से बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा b का नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए b स्क्वायर भी बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब देखो हमारा फार्मूला बन गया 2x स्क्वायर माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन गई। लेकिन मसला ये है कि यहाँ से हमने ये जो b स्क्वायर है, यानी कि जो b की वैल्यू है, ये हमने खुद से ऐड की है, तो जितना हम ऐड करेंगे उतना हम माइनस भी करेंगे। 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया है, तो 1 का स्क्वायर हम जो है वो माइनस भी करेंगे। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू 3 के, जो ये वाला नंबर है। इसका मतलब ये है कि इन दो नंबर्स को यूज करके आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे। पहला नंबर आपके पास a स्क्वायर का होगा, दूसरा नंबर आपके पास 2ab का होगा। कौन सा 2ab होगा, तो आपने फिर साइन को देखना है, अगर माइनस है तो माइनस 2ab होगा, अगर ये प्लस है तो ये प्लस 2ab होगा। अब हम यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। देखो ये जो नंबर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये देखो ये फार्मूला है a का स्क्वायर ये वाला, फिर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर ये है, -2ab, तो ये -2ab ये। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख के a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो कौन सा लिखेंगे, ये a है,
ये b है, तो हम लिख सकते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये 1 है तो 1 का अगर हम स्क्वायर ले तो वो 1 ही हो जाएगा। इस -1 को उठा के दूसरी साइड का लेके आता हूँ, इक्वल टू ये आ जाएगा 3 + 1। तो 3 + 1 को मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, यानी कि ये वाला जो -1 था इसको उठा के मैं इस साइड पे लेके आया, 3 के साथ प्लस हो गया तो 4 आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म होगा स्क्वायर रूट के साथ। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और इस 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब देखो इसको हम लिखते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x - 1। ठीक है। और 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लो तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ±2। ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट का +-2। फिर 1 को इस साइड पे ले आओ, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस कर दो, तो आपके पास वो वाले तीनों आंसर्स आ जाएंगे। अब मैं चेक करता हूँ 1 बाई कि कौन से, पहले हम इसको प्लस लेते हैं, तो जब प्लस लेते हैं तो वो +2 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये जो -1 है इसको उठा के मैं इस साइड पे लेके आता हूँ, इसके साथ प्लस हो गया तो 3 आया। ठीक है, और डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 किया तो x का आंसर हमारे पास आ गया 3/2। ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो, इसलिए मैं इसको जरा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार हमने इसको प्लस लिया था, फिर इस 2 को एक बार माइनस लेते हैं। तो जब हम इसको माइनस लेते हैं तो ये जो -1 है इसको उठा के इस साइड में लेके आते हैं, तो क्या होगा, -2 - 1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया 2x = -1, यानी कि -2 और +1 से आंसर आता है -1। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 करो, x का आंसर आ गया -1/2। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तीनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ये हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बाज़ दफ़ा इस तरह के इक्वेशंस आते हैं जिसके जिसके फैक्टर्स नहीं बनते, यानी कि जो मिडल की टर्म होती है या फर्स्ट एंड लास्ट की जो टर्म होती है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमारे पास कोई दो ऐसे नंबर्स नहीं बनते जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ए और सी का आंसर आ जाए और उसको प्लस करें तो मिडल की टर्म आ जाए। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और फिर न्यू लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं।